हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेसन नंबर 5। ये कक्षा 12 का 5वां पाठ है जिसका नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। लेसन 5 सरफेस केमिस्ट्री। या हम इसे कहेंगे पृष्ठ रसायन। मैं आपको बता दूं, जब से एनसीईआरटी का सिलेबस आया है तब से इसमें पहले जब हम पढ़ते थे तब 2 चैप्टर अलग अलग होते थे। एक चैप्टर का नाम होता था उत्प्रेरण और एक का होता था कोलाइडी अवस्था। ये दोनों सरफेस केमिस्ट्री पर आधारित होते हैं, इसलिए एनसीईआरटी में इन दोनों को एक साथ रखा गया है। तो इसमें एक पार्ट उत्प्रेरण का है और एक पार्ट है इसके अंदर कोलाइडी अवस्था का। तो हम पहले उत्प्रेरण वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उत्प्रेरण वाला भाग पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इसमें कोलाइडी अवस्था वाला जो इसका पार्ट है। तो 2 पार्ट से मिलके बना था, एक था उत्प्रेरण और एक था कोलाइडी अवस्था। यहाँ हम आज शुरू करेंगे उत्प्रेरण, ठीक है। तो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो उत्प्रेरण ही रहेगा। उत्प्रेरण, कैटालिसिस। इसमें आपको, अगर आप कुछ बुक्स में देखेंगे तो हो सकता है कि उसमें पहले कोलाइडी अवस्था वाला पार्ट लिया गया हो, बाद में उत्प्रेरण कर दिया गया हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें टॉपिक समझने रहते हैं। तो पहले हम उत्प्रेरण पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण माने कैटालिसिस। अब ये जो उत्प्रेरण क्रिया है, ये क्रिया होती है उत्प्रेरण। ये क्या है? उत्प्रेरण का मतलब होता है कि कोई क्रिया अगर हो रही है तो उस क्रिया को हम तेज कर दें या उसको हम धीमा कर दें। तो उसके लिए हमें बाहर से कुछ स्टिमुलेशन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ 2 चीज़ें संभव हैं जो भीड़ वाले लोग करते हैं। उत्प्रेरण में जैसे हम क्या करते हैं, अब वो जो लड़ाई कर रहे हैं तो एक व्यक्ति ने एक दूसरे वाले के रपट मारा, तो जो देखने वाला व्यक्ति है वो यहाँ उत्प्रेरण का कार्य कर सकता है। कैसे? वो उसे कहेगा, देखो तुम्हारे एक रैपट मार दिया और तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तो उसे भी गुस्सा आ जाएगा, लड़ाई तेज हो जाएगी। ये जो उत्प्रेरण आया, इस उत्प्रेरण ने उस लड़ाई को क्या कर दिया? तेज कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा होता कि वो जो व्यक्ति था वो इस लड़ाई को रोक भी सकता था, वो उसे कहता, अरे भाई कोई बात नहीं, एक मार दिया, गलती हो गई होगी इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें लड़ना नहीं चाहिए। और हो सकता है कि वो उस समय वो लड़ाई रुक भी जाए। तो वहीं 2 अलग अलग व्यक्तियों ने काम किया। एक व्यक्ति ने उस लड़ाई को बढ़ाने का काम किया, एक ने उसे रोकने का काम किया। तो वे जो व्यक्ति हैं दोनों के दोनों, वे अलग खड़े हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वे क्रिया में क्या कर रहे हैं? वो जो लड़ाई हो रही है उसमें वे भाग तो ले रहे हैं, किस प्रकार से? बोल कर, प्रे करके, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लड़ाई उनसे नहीं हो रही, ठीक है। वे तो लड़ाई के बाद भी ऐसे ही है, लड़ाई से पहले भी ऐसे ही है। ऐसे ही हमारा उत्प्रेरण है। उत्प्रेरण क्रिया में क्या होता है कि जो कभी कोई क्रिया चल रही है, मान लीजिए कोई क्रिया चल रही है, तो उसमें किसी पदार्थ को अगर हम डाल दें तो वो पदार्थ उस क्रिया के वेग को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। तो वो जो पदार्थ है वो उस क्रिया के वेग को घटाएगा और बढ़ाएगा। और दूसरी बात, अंत में स्वयं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि वह उस क्रिया में भाग लेगा। भाग लेने के बाद भी क्रिया के बाद वह बिना परिवर्तित हुए बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा पदार्थ जो क्रिया के वेग को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, उत्प्रेरक कहलाता है। और ये क्रिया उत्प्रेरण कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई आपको? तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। वे पदार्थ
सब्सटेंस जो किसी अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। ये परिभाषा। अब एक लाइन और लिखेंगे, उत्प्रेरक क्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित, कोई चीज नहीं आएगा रासायनिक रूप से, उसमें भौतिक अवस्था तो चेंज हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि हमने उसे ठोस लिया और बाद में वो लिक्विड के रूप में निकल आए, क्योंकि जब अभिक्रिया में भाग ले लेगा तो उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहकर बाहर निकल जाता है। जैसे क्रिया है पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन जब हम इस रिएक्शन को करते हैं 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन करेंगे 2KCl + 3O2 में, तो हम देखते हैं कि यह क्रिया लगभग 600 डिग्री सेल्सियस पर होती है। कितने पर होती है? 600 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन यदि हम इसमें उत्प्रेरक लगा दें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो यही क्रिया हमारी 250 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है। इसके कारण हुई MnO2 के कारण। MnO2 उत्प्रेरक, इसने क्या किया? अभिक्रिया के वेग को 600 डिग्री सेल्सियस की जगह 250 डिग्री सेल्सियस पर ही कर दिया, तो हमारी क्रिया तेजी के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाती है। तो MnO2 ने ये रोल निभाया, इसलिए MnO2 इसमें क्या है? एक उत्प्रेरक। क्या है इसमें? MnO2 एक उत्प्रेरक। क्लियर हो गया आपको MnO2 क्या है? अब ये हो गई हमारी उत्प्रेरण की परिभाषा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि मैं दो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, एक उत्प्रेरण और एक उत्प्रेरक। ये तो आपकी डेफिनेशन होगी, ये आपको मैं अलग से बता रहा हूं। उत्प्रेरण कैटालिसिस होता है और उत्प्रेरक ये कैटालिस LYST कैटालिस्ट है। उत्प्रेरक एक पदार्थ है और उत्प्रेरण एक क्रिया। ध्यान रखेंगे इस बात को। कभी कभी जब हम ये शब्द पढ़ते हैं तो हमें इसमें कंफ्यूजन आ जाता है। उत्प्रेरक एक पदार्थ है और उत्प्रेरण एक क्रिया है। तो उत्प्रेरक क्या करता है? जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में रासायनिक बलगतिकी में भी ये बात पढ़ाई थी कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। तो जब सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी तो जो क्रिया, देखो यहाँ मैंने आपको बताया, जैसे 600 डिग्री सेल्सियस पर होने वाली थी, वो कितने पर हो गई? 250 पर। क्यों हो गई? क्योंकि अब सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो गया है। पहले जितनी सक्रियण ऊर्जा चाहिए थी उतनी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता अब नहीं है। ठीक है, तो कम हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि ये सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। ठीक है, ये कारण में अभी हम आगे जब इसका डिटेल पढ़ते चलेंगे तो ये सब चीजें आएंगी। फिलहाल हमने यहाँ समझी उत्प्रेरण की परिभाषा। इतनी एक परिभाषा और एक एग्जाम्पल, इतना ही आपको नोट करना है। बाकी आपकी बात समझ में आ गई होगी क्या करना है। ठीक है,
ध्यान रखने वाली बात है आपको उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में क्या डिफरेंस है। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो उत्प्रेरण है, अभी हम अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो उत्प्रेरण मुख्य रूप से दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब इसका हम वर्गीकरण जब पढ़ने जाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक उत्प्रेरण का जो वर्गीकरण है, एक जो उत्प्रेरण का वर्गीकरण है वो हम किसके आधार पर करेंगे? वो इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर करेंगे, जो हमारे उत्प्रेरक हैं और अभिकारक हैं, ठीक है। और एक अभी वर्गीकरण दूसरा आएगा, वो हम करेंगे उत्प्रेरक की क्रियाशीलता के आधार पर, कि उत्प्रेरक किस प्रकार से प्रयोग किए जा रहे हैं। तो हम अब उत्प्रेरण का वर्गीकरण पहले पढ़ते हैं। दो प्रकार के उत्प्रेरण हैं, तो उसे हम पहले पढ़ लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2। तो ये हो गई हमारी उत्प्रेरण की परिभाषा। अब उत्प्रेरण के प्रकार इसमें हम लिखेंगे प्रावस्था के आधार पर। प्रावस्था माने 3 मुख्य रूप से प्रावस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ हम इनकी भौतिक अवस्था की बात करेंगे, जिन्हें हम प्रावस्था कहते हैं। प्रावस्था के आधार पर उत्प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं भाई? पहला समांगी उत्प्रेरण कहेंगे या समांग उत्प्रेरण। होमोजीनियस कैटालिसिस, समांग उत्प्रेरण। क्या है समांग उत्प्रेरण? होमोजीनियस कैटालिसिस, होमो माने समान। परिभाषा लिख के एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जब उत्प्रेरक और अभिकारक, ध्यान रखेंगे बात उत्पाद की नहीं हो रही, अभिकारक की। उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समान अवस्था में होते हैं, या प्रावस्था शब्द प्रयोग करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। समान प्रावस्था में होते हैं अथवा मिलकर समान प्रावस्था बनाते हैं। तो उत्प्रेरण अभिक्रिया समांग उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे देखिए हम शीश कक्ष विधि से H2SO4 का निर्माण, ये शीश कक्ष विधि में ये समीकरण आती है। कौन सी? 2SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड, O2 गैस और NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसमें उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। 2SO3 गैस। तो यहाँ हमें उत्पाद की प्रावस्था से मतलब नहीं है, मुख्य मतलब हमें किससे है? अभिकारक और उत्प्रेरक। देखो अभिकारक भी गैस है और उत्प्रेरक भी गैस है, तो दोनों अवस्थाएं एक सी हैं। इसलिए कौन सा उदाहरण हो गया? समांग उत्प्रेरण। कौन सा उदाहरण हुआ? समांग उत्प्रेरण। समझ में आ गई आपको? जब उत्प्रेरक की और अभिकारक की अवस्थाएं कैसी हो? बिल्कुल एक सी। अगर गैस है तो दोनों गैस ही हैं।
ठीक है। और अगर दोनों ठोस हैं, दोनों गैस है तो गैस ही है, दोनों द्रव हैं तो द्रव हैं, या दोनों मिलकर एक सी अवस्था बना लें तो उसे हम समांग उत्प्रेरण कहते हैं। एक बात आपको ध्यान यहाँ रखनी पड़ेगी, जो ठोस पदार्थ होते हैं, सामान्यतः जो ठोस पदार्थ होते हैं अगर वे सब ठोस हैं तो भी वे विषमांग उत्प्रेरण ही बनाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ठोस मिलकर एक सी अवस्था नहीं बनाते हैं। विषमांग अवस्था रहती है, दो ठोस मिलकर अपनी अलग अलग अवस्था दिखाते रहते हैं। अगर हमने सल्फाइड डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक साथ मिला दिया तो हमें एक ही गैस दिखाई देगी, लेकिन दो ठोस को मिला देंगे तो दो ठोस हमें फिर भी अलग अलग दिखाई देते रहते हैं। लेकिन एक अवस्था आती है इसकी एलॉय की, मिश्र धातु की, उसमें अवस्था बिल्कुल एक सी हो जाती है। तो आपको अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना बात ध्यान रखनी है कि दो ठोस अगर होते हैं तो वे विषमांग उत्प्रेरण नहीं बनाते हैं, वे समांग उत्प्रेरण नहीं बनाते हैं। ठीक है, नोट करके मैं नीचे डाल देता हूं। सामान्यतः, ये शब्द यहां प्रयोग कर लेंगे, सामान्यतः दो ठोस मिलकर विषमांग अवस्था बनाते हैं, समांग नहीं बनाते, ध्यान रखेंगे। माने अगर हमारे अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों कैसी अवस्था में, ठोस अवस्था में है, फिर भी हम उसे विषमांग उत्प्रेरण में ही रखते हैं। ये इसलिए हमने आपको ये बात क्लियर करी है, जबकि उत्तर प्रदेश बोर्ड में इस तरह की कोई बात आएगी नहीं, लेकिन कभी कभी मन में ये बात आ जाती है। ठीक है, तो अब विषमांग उत्प्रेरण नंबर 2, विषमांग उत्प्रेरण। होमोजीनियस की जगह हो जाएगा हेटेरोजीनियस, HETERO, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। अब देखो इसी में मैं परिवर्तन करके बोल के दिखाऊंगा आपको। जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों भिन्न प्रावस्था में होते हैं, अलग अलग प्रावस्था में होते हैं, ठीक है, अथवा मिलकर भिन्न प्रावस्था बनाते हैं। जब भिन्न होंगे तो भिन्न ही रहेंगे, मिलकर भिन्न प्रावस्था बनाते हैं तो उत्प्रेरण अभिक्रिया विषमांग, इतनी देखो आसान है, केवल उसमें ही जरा सा हम चेंज कर रहे हैं तो आपको ये परिभाषाएं तुरंत याद हो जाएंगी। विषमांग उत्प्रेरण कहलाती हैं। जैसे शीर्ष कक्ष की जगह इसी का एक उदाहरण लेंगे, संपर्क विधि। अगर आपको ध्यान रहेगा तो संपर्क विधि ये भी बिल्कुल H2SO4 बनाने की विधि ही है। ये दोनों विधि कोर्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण, SO2 प्लस O2, ये गैस, लेकिन यहाँ जो उत्प्रेरक है, यहाँ उत्प्रेरक आ जाता है प्लैटिनम, और वो है ठोस अवस्था। कैसी अवस्था में? ठोस। तो ये हो गई विषमांग उत्प्रेरण। कैसी हो गई? विषमांग उत्प्रेरण। अब इस नोट की इसमें जरूरत नहीं है, ये तो हमने वहां दिया था, ठीक है। वहां भी आपको विशेष लिखने की जरूरत नहीं है। अगर समांग उत्प्रेरण या विषमांग उत्प्रेरण की परिभाषा आती है तो आप लिखें। तो विषमांग उत्प्रेरण की क्या परिभाषा हुई? जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों भिन्न प्रावस्था में होते हैं या मिलकर भिन्न प्रावस्था बनाते हैं तो उत्प्रेरण को हम विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे संपर्क विधि से क्या बनाना? H2SO4। ये कहा जाता है ये क्योंकि रिएक्शन में आगे SO3 के बाद H2SO4 ही बनता है, लेकिन रिएक्शन हमारी ये ली जाती है 2SO2 प्लस O2 और प्लैटिनम। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आगे आपके लिए सिद्ध होगी। प्लैटिनम एक ठोस पदार्थ है और अभिकारक हमारे यहाँ कैसे हैं? ये गैसीय हैं। कैसे हैं? गैसीय। और ये ठोस हो गया, और गैस और ठोस मिलकर कभी एक प्रावस्था नहीं बनाते, इसलिए ये कैसा उत्प्रेरण है? यह एक विषमांग उत्प्रेरण है। तो ये आपको उत्प्रेरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज हम आपको इतना ही बताएंगे, ये दोनों आप नोट कर लें। और कल हम आपको बताने वाले हैं उत्प्रेरण का दूसरा वर्गीकरण। ये हमारा उत्प्रेरण के प्रकार है, वो भी उत्प्रेरण के प्रकार ही है, ठीक है। उस प्रकार में हम देखेंगे कि किस प्रकार से उत्प्रेरक के आधार पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं।
तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है प्रश्न रसायन, इसमें आपको इतनी बड़ी बड़ी बस परिभाषाएं मिलेंगी, एक एक परिभाषा जैसे आप लिखिए 4-4 लाइनों की। इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और इम्तहान में, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से साथ साथ याद करते चलेंगे। और अब तो हम आपको जब उपस्थिति लेते हैं तो आपको इसके आधार पे जो क्वेश्चन होते हैं 2-3 क्वेश्चन भी हम बहुविकल्प के रूप में आपको देते रहते हैं। अब आपकी जुलाई प्रारंभ होने वाली है कल से, ठीक है, तो आपको फिर दोबारा से भी लॉकडाउन के कारण स्कूल नहीं जाना है, तो अब आप फिर सजग हो जाइए अच्छी तरीके से और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि कब पता नहीं है कब आपके एग्ज़ाम फिर नज़दीक आ जाएंगे और इस बार पढ़ाई बहुत कम हो पा रही है। अगर सरकार कोर्स कम नहीं करती तो दिक्कत आ सकती है, तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और घर पर ही रहकर सुरक्षित रहिए। कोई विशेष बात या कोई प्रॉब्लम आपको है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।